आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित प्राप्त हुए थे। यही कारण है कि इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रतिष्ठित किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के दो मुख्य स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मुख्य रूप से उस समय से संबंधित महत्वपूर्ण अवशेषों पर आधारित है, जबकि लिखित साक्ष्य चित्रलिपि से संबंधित है और उसको वर्तमान समय में पढ़ा नहीं जा सका है। इस तरह से ये कहा जा सकता है, लिपि को न पढ़े जाने के कारण अभी भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं से हम अनछुए हैं। उसके बारे में अभी भी हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन जो भी जानकारी है वो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के द्वारा पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर उसकी व्याख्या करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व 1921 में हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आया और इस सभ्यता के प्रकाश में लाने का श्रेय दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके जैसे पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को जाता है, जिन्होंने हड़प्पा संबंधी संस्कृतियों के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से पूर्व भारत की प्राचीनतम सभ्यता के रूप में वैदिक सभ्यता को माना जाता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बाद हमारी प्राचीनतम सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में प्रतिष्ठित है। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवशेषों को इस पाठ में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियां प्रमुख हैं। आर्थिक गतिविधियों में दो मुख्य क्षेत्र थे। अवशेषों से ये सिद्ध होता है कि कृषि, पशुपालन के साथ विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण कर उस समय के लोग अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करते थे। कृषि प्रौद्योगिकी के जो अवशेष मिलते हैं उससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता में कई प्रकार के अनाजों का उत्पादन होता था, जिसमें गेहूँ, जौ, दाल प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त पशुपालन में विभिन्न प्रकार के जानवरों को पालने का काम होता था, जिसमें भेड़, बकरी, भैंस और सूअर प्रमुख थे। पुरातत्वविदों ने हड्डियों के अवशेष के आधार पर विभिन्न प्रकार के जानवरों और उसके पशुपालन के स्वरूप को हड़प्पा सभ्यता से संदर्भित किया है। कृषि कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें प्रमुख रूप से खेतों की जुताई और फसलों के कटाई से संबंधित औजार प्रमुख हैं। कई क्षेत्रों के अंतर्गत जो अवशेष के रूप में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनसे यह सिद्ध होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए कार्यों का काम करते थे और उन शिल्प कला से संबंधित वस्तुओं का न केवल हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार किया जाता था, बल्कि आस पड़ोस के क्षेत्रों में भी व्यापार की गतिविधियां संचालित होती थी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार अर्थात
इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम से भी जुड़े हुए थे और दूसरे क्षेत्रों से महत्वपूर्ण वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता था, जिसके साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है वह है शहरी सभ्यता का स्वरूप। काफ़ी व्यवस्थित तरीके से शहरों को सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। मुख्य रूप से शहर दो प्रकार के साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिसे अपर टाउन और लोअर टाउन के नाम से जाना जाता है। अपर टाउन अर्थात दुर्ग आकार में छोटे लेकिन नदी द्रोणी से ऊपर के क्षेत्रों में स्थित हैं, जबकि जो लोअर टाउन निचला शहर है वो बड़े आकार में है। और पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के द्वारा ये इंगित करने का प्रयास किया गया है कि दुर्ग मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि सामान्य जन लोग, चाहे वो कृषि, पशुपालन या शिल्प उत्पादन से जुड़े हुए थे, वो ज़्यादातर निचले शहरों में निवास करते थे। इन शहरों में भवन निर्माण का स्वरूप काफ़ी व्यापक स्तर पर मिला है। स्ट्रक्चर के आधार पर ये देखने को मिलता है कि निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था और दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया से संबंधित, गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। शहरी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है नालियों, गलियों और सड़कों का स्ट्रक्चर। काफ़ी व्यवस्थित तरीके से नालियों, गलियों और सड़कों का निर्माण किया गया है, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित है और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते भी हैं। नालियाँ ढकी हुई हैं और भवनों से उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी प्रॉपरली है। छोटी नालियाँ बड़ी नालियों से और बड़ी नालियाँ नगर की मुख्य सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड हैं। और यही कारण है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है गंदे जल को शहर से बाहर विसर्जित करती थी। और इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि नालियों, गलियों और सड़कों का व्यवस्थित तरीके से निर्माण शहर को एक साफ सुथरा सौंदर्य स्वरूप प्रदान करता है। भवन मुख्य रूप से आंगन से संबंधित हैं और आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। खासतौर से क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है, लेकिन प्राइवेसी को भी महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि द्वार से आंतरिक भाग अर्थात आंगन का सीधा संबंध नहीं होता था। घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है और प्रत्येक घरों में जल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया गया है। कुएं और जल के अन्य स्रोत भवनों में स्ट्रक्चर के रूप में मिले हैं और इस तरह से ये सिद्ध होता है कि शहरी सभ्यता और भवनों के निर्माण में काफ़ी व्यवस्थित तरीके से स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।